हेलो, नमस्कार बच्चों, का हाल चाल। चलो नए साल में आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम समझते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम की बहुत मेहनत आप कर रहे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और अब हम भी आ गए हैं आपकी तैयारी में थोड़ा सा मदद करने। तो आज हम लोग करने वाले हैं पिछले 10-12 वर्षों में फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आराम से बैठ जाइए, ठीक है, ईयरफोन लगा लीजिए और नहीं तो कॉपी कलम भी ले लीजिए। जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसका सारा आंसर हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्या, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये पहले एग्जाम में पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट होता है तो इनके आने की संभावना अधिक होती है। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री पिछले 10 वर्षों में पूछे गए सभी लघु उत्तरीय प्रश्न आज हम लोग करने वाले हैं। इसके बाद फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करेंगे। पहले तो आज फिजिकल केमिस्ट्री निपटा लेते हैं, फिर ऑर्गेनिक वाला भी करेंगे, इनऑर्गेनिक वाला भी करेंगे, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करेंगे। और यदि आपको कहीं पे डाउट होता है, मतलब कोई टॉपिक में डाउट होता है, तो आप कमेंट में बता सकते हो सर इस सेक्शन का, जैसे मान लो ऑर्गेनिक में किसी टॉपिक में नेम रिएक्शन में या किसी चीज में दिक्कत हो रही है तो उसका आप नाम कमेंट में बता सकते हो। हम उस पे भी वीडियो बना के आपको मदद करने का कोशिश करेंगे। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं नए साल में नए एनर्जी के साथ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल है यहां पे कि व्हाई ग्लास इज कॉल्ड assumed to be super cooled liquid। ग्लास इज assumed to be super cooled liquid। why? कांच को, क्वेश्चन का मतलब समझे, मतलब है कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ठीक है, पूछ रहा है कि क्यों कहा जाता है। और आप देख लो 2021 में पूछा गया है कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। तो आप सबको पता है कि देखो कांच में लिक्विड की तरह, कांच में द्रवों की तरह धीरे धीरे फ्लो करने की प्रवृत्ति होती है, बहने का गुण पाया जाता है। कांच में अगर हम बात करें तो कांच जिसे हम ग्लास भी कहते हैं, ठीक है, टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड, कांच में द्रवों की तरह बहने का गुण टेंडेंसी टू फ्लो, बहने का गुण पाया जाता है। यही कारण है कि कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। आप जानते हो, उदाहरण में दे सकते हो कि जब बहुत पुराने बिल्डिंग के खिड़की के कांच को देखा जाता है तो उसका निचला हिस्सा थोड़ा सा थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, और उसका ऊपरी हिस्सा पतला हो जाता है। तो इसका मतलब है कि कांच जो है नीचे की ओर धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, जस्ट लाइक लिक्विड। इन दैट इज व्हाई ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड। ठीक है, तो पहला सवाल का जवाब आप इतना दे सकते हो। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन देख लो, व्हाट आर नेटवर्क सॉलिड। नेटवर्क सॉलिड क्या होते हैं? नेटवर्क सॉलिड क्या होते हैं? नेटवर्क ठोस क्या होते हैं? नेटवर्क ठोस क्या होते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले देखो, नेटवर्क ठोस कहते किसको है? नेटवर्क ठोस कहते हैं हम लोग सहसंयोजक ठोस को, सहसंयोजक ठोस को कहते हैं। ठीक है, नेटवर्क ठोस किसे कहते हैं? सहसंयोजक ठोस को कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, सहसंयोजक ठोस में पहले तो अगर हम बात करें कि इसमें अवयवी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं? तो परमाणु होते हैं, अवयवी कण। ठीक है,
और बंधन कौन सा होता है भाई, बंधन इसमें कौन सा होता है, तो सह संयोजक बंधन होता है, सह संयोजक बंधन होता है, सह संयोजक बंधन होता है। चालकता की बात करें, चालकता की बात करें तो कुचालक होता है, कैसा होता है, कुचालक होता है। और गलनांक की बात करें बच्चों, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो गलनांक इसका होता है बहुत उच्च, बहुत उच्च होता है, ठीक है। और एग्जाम्पल की बात करें तो आप ग्रेफाइट लिख सकते हो, ठीक है, ग्रेफाइट, उसके बाद सिलिकॉन कार्बाइड, उसके बाद डायमंड, डायमंड। तो ये सब जो है ये किसके एग्जाम्पल है, सिलिकॉन। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, सह संयोजक ठोस के, यानी नेटवर्क ठोस के। तो अब हमें डिफिनेशन यहां पे देना है 2 नंबर में, तो हम लिख सकते हैं कि वैसे क्रिस्टलीय ठोस जिसमें अवयवी कण परमाणु होते हैं, आपस में सह संयोजक बंधन से बंधे होते हैं और उनका गलनांक बहुत उच्च होता है और तीनों अवस्थाओं में विद्युत के कुचालक होते हैं, ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में विद्युत के कुचालक होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सह संयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस। उदाहरण भी पूछा जाता है याद रखने का, ग्रेफाइट, सिलिकॉन कार्बाइड और डायमंड, ठीक है। और सिलिकॉन से बना हुआ कोई भी मटेरियल होगा तो वो कोवैलेंट सॉलिड यानी नेटवर्क सॉलिड के अंतर्गत ही आएगा। तो ये था बच्चों सेकंड क्वेश्चन, देखो 2022 में पूछा गया है। तो इतना बात आप याद रख सकते हो नेटवर्क ठोस के बारे में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, लिथियम फॉर्म BCC क्रिस्टल। लिथियम क्या करता है, लिथियम जो है BCC क्रिस्टल बनाता है। कैसा क्रिस्टल बनाता है, BCC क्रिस्टल बनाता है। कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम। R, लिथियम एटम का R कैलकुलेट करें। एटॉमिक रेडियस हमसे पूछा गया और द साइड ऑफ ए यूनिट से, देखो क्वेश्चन हिंदी में ही है, सिर्फ शुरू वाला 2-4 क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है, बाकी सारे क्वेश्चन हिंदी में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो घबराने का नहीं। इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ यूनिट सेल ऑफ लिथियम इज 351 पिकोमीटर। देखो लिथियम एक BCC यूनिट सेल बना रहा है, लिथियम क्या बना रहा है, BCC यूनिट सेल बना रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले आप बना के आंसर कमेंट में लिखने का प्रयास करो, ठीक है, फिर उसके बाद देखना। तो BCC है और एज लेंथ यहां पे दिया हुआ है, एज लेंथ है 351 पिकोमीटर। तो आपसे पूछा गया रेडियस फाइंड करो, तो देखो हम जानते हैं 4BCC, BCC के लिए हम जानते हैं R इक्वल टू होता है √3a/4, √3a/4। तो आप यहां पे पुट कर दो, √3 का वैल्यू 1.732, एज लेंथ है 351 पिकोमीटर और बाई 4, ठीक है। अब डिवाइड कर दो, 4 से कितना बार में कटेगा, देखो तो 4 से करेंगे, 4 चौके 16 कटेगा, फिर एक 4 से 3 बार में कटेगा 12, फिर 4 से, यानी 0.43, 3 से ही कैंसिल आउट हो गया। अब मल्टीप्लाई कर लो 351 में 0.43, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आएगा यहाँ पे आंसर आप कमेंट में छाप देना, ठीक है। तो ये हो गया लिथियम के लिए रेडियस का फॉर्मूला। अच्छा, किसके लिए, BCC के लिए, BCC के लिए हो गया R इक्वल टू √3a/4। अगर हमारे पास सरल इकाई सेल रहे, सरल इकाई सेल, सरल इकाई सेल, सिंपल यूनिट सेल जिसको बोलते हैं, सिंपल यूनिट सेल, तो सिंपल यूनिट सेल के लिए भाई R इक्वल टू होता है a/2, R इक्वल टू a/2। और वही अगर FCC रहे, FCC फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो R इक्वल टू याद रखने का a/2√2, a/2√2, ये याद रखने का, क्लियर है। उसके बाद देखो नंबर ऑफ एटम पूछेगा, Z का मान, नंबर ऑफ एटम, तो नंबर ऑफ एटम आपको याद रखना है, नंबर ऑफ एटम BCC में नंबर ऑफ एटम 2 होगा, FCC में नंबर ऑफ एटम 4 होगा और सिंपल यूनिट सेल में, सिंपल यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 1 होगा। तो इतना बात आपको याद रखना है, दिख रहा है,
हाँ दिख रहा है। तो इतना बात आपको याद रखना है यूनिट सेल से रिलेटेड। यहां पे बीसीसी का दिया है, किसी और का एफसीसी का दे दे एज लेंथ और रेडियस पूछे तो एफसीसी वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। सिंपल का देगा तो सिंपल वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कब पूछा था क्वेश्चन? 2021 में पूछा था। यहां पे देखो, व्हाट डू यू मीन बाई पॉइंट डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल। पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं, ठीक है। बिंदु दोष क्या बोलते हैं इसको? बिंदु दोष से, किसी क्रिस्टल में बिंदु दोष से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो देखो, हम जानते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों का व्यवस्था जो होता है बहुत ही रेगुलर होता है। उसमें परमाणु, अणु या आयन, एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स एक रेगुलर पैटर्न में सजे होते हैं, ठीक है। रेगुलर पैटर्न में सजे होते हैं, ठीक। तो कभी कभी क्या होता है कि क्रिस्टल में अनियमितता आ जाती है, यानी कोई जो एटम, आयन या मॉलिक्यूल होता है अपने जालक बिंदु से गायब हो जाता है, अपने लैटिस पॉइंट से गायब हो जाता है और वहां पे रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। तो ये एक प्रकार का दोष हो गया, क्योंकि वहां पे एटम होना चाहिए था उस स्थान पे और एटम वहां से गायब हो गया, मतलब एक तरह का दोष हो गया, ठीक है। आदमी का 2 आंख होना चाहिए, एक आंख गायब हो गया, नहीं है किसी कारण से, तो ये दोष ही हुआ ना, डिफेक्ट हुआ। तो क्रिस्टल में जब किसी बिंदु से कोई एटम, आयन या मॉलिक्यूल गायब हो जाता है तो इस प्रकार के दोष को बिंदु दोष यानी पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि जब किसी क्रिस्टल से कोई परमाणु, अणु या आयन, परमाणु, अणु या आयन अपने जालक बिंदु से गायब हो जाता है, तो क्रिस्टल में उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब किसी क्रिस्टल में किसी बिंदु के चारों तरफ दोष उपस्थित रहता है या किसी बिंदु पर दोष उपस्थित रहता है तो उसे हम बिंदु दोष कहते हैं, ठीक है। किसी बिंदु के चारों तरफ या किसी एक बिंदु पे दोष उपस्थित है तो उसको बिंदु दोष कहते हैं। दूसरा एक हम लोग बात किए थे रेखा दोष, लाइन डिफेक्ट, तो उसमें किसी लाइन के अलोंग सारे एटम गायब रहते हैं तो उसको लाइन डिफेक्ट कहते हैं। बिंदु दोष में क्या होता है, किसी एक बिंदु से या किसी बिंदु के चारों तरफ के परमाणु गायब होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बिंदु दोष, ठीक है। इस तरीके से मान लो क्रिस्टल है और यहां पे है सारे पॉइंट है, ठीक है। यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, सारे जहां में है इसका ही जलवा और यहां से गायब हो गया, तो इस तरह के दोष को हम लोग बोलते हैं बिंदु दोष। और बिंदु दोष का क्लासिफिकेशन आगे आएगा जो सवाल पूछा जाता है। अब देखो यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉर्टकी दोष एवं फ्रेंकल दोष में क्या अंतर है। शॉर्टकी दोष और फ्रेंकल दोष में क्या अंतर है, 2 बार पूछा, 2011 और 2016। तो आपको पता है कि देखो शॉर्टकी दोष में क्या होता है, शॉर्टकी दोष में क्या होता है और फ्रेंकल दोष में क्या होता है। फ्रेंकल दोष में क्या होता है, देखो शॉर्टकी दोष में क्या होता है, पहला बात आपको याद रखना है कि समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन जालक बिंदु से गायब हो जाते हैं। समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन, ठीक है, छोटका छोटकी भाग गया।
समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन अपने जालक बिंदु से गायब हो जाते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन गायब हो जाते हैं। ठीक है, गायब हो जाते हैं। समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक बिंदु से गायब हो जाते हैं। एक धनायन तो एक ऋणायन गया, दो धनायन तो दो ऋणायन गया। ठीक है, फ्रेंकल दोष में क्या होता है कि धनायन अपने जालक बिंदु से हटकर अंतराली स्थान पे चला जाता है, यानी जहां पे उसको रहना चाहिए वहां से हट गया और जहां पे रिक्त स्थान रहना चाहिए वहां पे चला जाता है। तो धनायन अंतराली स्थान पर चला जाता है। आप पूरा मिला के लिख लेना कि क्रिस्टल में धनायन अपने जालक बिंदु से हटकर अंतराली स्थान पे चला जाता है। तो इसमें धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से गायब हो गया भाई, निकल गया, बाहर चला गया। बट इसमें बाहर नहीं गया है, उसी क्रिस्टल में है, बट अपने जगह से हटके और किसी दूसरे जगह पे चला गया जहां पे उसको नहीं होना चाहिए था, जहां पे खाली स्थान होना चाहिए था। तो उसको कहेंगे फ्रेंकल दोष। ठीक है, दूसरा बात करेंगे, देखो बैटरी लो, 1 मिनट। देखिए दूसरा, देखो कुछ एटम या आयन हट गए, क्रिस्टल से बाहर निकल गए, तो उसका वॉल्यूम तो अभी भी उतना ही है, आयतन जगह अभी भी उतना ही छेकेगा। जैसे दीवार में से एक ईंट निकाल लेंगे तो ऐसा थोड़ी ना है कि दीवार का आयतन कम हो जाएगा, दीवार कम जगह छेकेगा। बट दीवार में ईंट का जो द्रव्यमान था वो घट गया तो घनत्व में कमी आएगी। यही बात यहां पे है कि चूंकि धनायन और ऋणायन गायब हो जा रहा है तो घनत्व में कमी आती है। शॉर्टकी दोष के कारण घनत्व में कमी आती है। और फ्रेंकल दोष में क्या होता है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो शॉर्टकी दोष के कारण घनत्व में कमी आती है और फ्रेंकल दोष के कारण घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब सुनो, फिर से एक बार सुन लेते हैं। शॉर्टकी दोष, समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने जालक बिंदु से गायब हो जाएंगे। फ्रेंकल दोष में धनायन अपने जालक बिंदु से हटके क्रिस्टल के अंतराली स्थान पे चला जाएगा। ठीक है, और भी बात कर सकते हैं। शॉर्टकी दोष के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए और फ्रेंकल दोष के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर लो होना चाहिए। शॉर्टकी दोष के लिए धनायन और ऋणायन का आकार समान होना चाहिए और फ्रेंकल दोष के लिए धनायन का आकार छोटा होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट यहां पे हम लिख सकते हैं, धनायन एवं ऋणायन का आकार समान होना चाहिए। धनायन और ऋणायन का आकार समान होना चाहिए और इसमें धनायन का आकार छोटा होना चाहिए। धनायन का आकार छोटा होना चाहिए, किससे, कंपेयर टू एनायन, ऋणायन के आकार से। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकी और फ्रेंकल दोष में अंतर, कई बार एग्जाम में पूछा है। फिर देखो, सीजियम क्लोराइड के संरचना का संक्षिप्त वर्णन करें। सीजियम क्लोराइड के संरचना का संक्षिप्त वर्णन करें। तो देखो ध्यान से, ध्यान देना, सीजियम क्लोराइड तो यहां पे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि सीजियम क्लोराइड जो है बीसीसी संरचना बनाता है। कैसी संरचना बनाता है, बीसीसी संरचना बनाता है। ठीक है, सीजियम क्लोराइड कैसी संरचना बनाता है, बीसीसी संरचना बनाता है, जिसमें Cl- आयन जो है
वो प्रत्येक कोने पर होते हैं, क्रिस्टल के प्रत्येक यूनिट सेल के कोने पर। और जो CS प्लस आयन होता है वो होता है बच्चों अंतः केंद्र पर होता है। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ इस तरीके से होगा। पहले क्यूब बना लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद देखिए अगर हम Cl माइनस का बात करें तो Cl माइनस प्रत्येक कोने पे होगा। ठीक है, प्रत्येक कोने पे होगा। ए जो है ए मान लीजिए Cl माइनस है, और जो CS प्लस है बच्चों, CS प्लस ए यहां पे होगा, एकदम सेंटर में होगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारा CS प्लस है। ठीक, तो ए हो गया स्ट्रक्चर। BCC संरचना क्या होता है? वैसा इकाई सेल जिसमें परमाणु कोने पर और उसके बाद कहां होते हैं? अंतः केंद्र पर होते हैं, कोने पर और अंतः केंद्र पर। ठीक है, कोने पर और अंतः केंद्र पर होते हैं। तो सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है? BCC होता है। Cl माइनस प्रत्येक कोने पर होंगे और CS प्लस अंतः केंद्र पे होगा, बॉडी सेंटर पे होगा। तो और देखो यहां पे अगर हम रेडियस रेशियो का बात करते हैं R प्लस बटा R माइनस, तो 0.90 के आसपास होता है। ठीक है, सीजियम मतलब सीजियम प्लस का अगर रेडियस लेते हो और Cl माइनस का रेडियस लेते हो, जो कि ये लगभग 188 पिकोमीटर और ये 191-99 के आसपास होगा। ठीक है, देख लेना। तो ये करोगे तो रेडियस रेशियो कितना आएगा? 0.90। ठीक है, तो रेडियस रेशियो सजेस्ट करता है, चूंकि ये किसके बीच में हो गया? 0.732 से 1 के बीच में हो गया, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 8 होगा। कितना होगा? 8। तो सीजियम क्लोराइड में सीजियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, दोनों का 8 होता है। ये है सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान रखना, तो एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फ्रेंकल दोष से आप क्या समझते हैं? तो अभी बात की है कि फ्रेंकल दोष में धनायन अपने जालक बिंदु से गायब हो जाता है और क्रिस्टल के अंतराली स्थान पे चला जाता है जहां पे उसको नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग बोलते हैं फ्रेंकल दोष। किसमें पाया जाएगा? ZNS में पाया जाएगा ये। ठीक है, AgBr में पाया जाएगा। तो इस तरह के क्रिस्टल में, ठीक है, फ्रेंकल दोष पाया जाता है, याद रखना। ZnO, ZnS। नेक्स्ट, 4 ग्राम कास्टिक सोडा जिसका अनुभार कितना है? 40 है। 4 ग्राम कास्टिक सोडा है, कास्टिक सोडा मींस NaOH है। तो NaOH है अपने पास कितना? कास्टिक सोडा कितना है? ये है 4 ग्राम। इसको हम लोग लिखेंगे WA। ठीक है, WA 4 ग्राम। जल में घोलकर 200 सेंटीमीटर क्यूब, यानी सॉल्यूशन बनाया गया 200 सेंटीमीटर क्यूब बोलो या 200 ml बोलो, एक ही बात है। ठीक है, बनाया जाता है। तो मोलरता ज्ञात करो, मोलेरिटी फाइंड करो। मोलेरिटी क्या होगा? तो देखो मोलरता बराबर हम जानते हैं कि विलय के मोलों की संख्या बटा बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, अच्छा, इसको और अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है भार बाई मॉलिक्यूलर अनुभार, भार बाई अनुभार, मास बाई मॉलिक्यूलर मास। तो मास बाई मॉलिक्यूलर मास होगा तो Na के जगह पे लिख सकते हैं WA बाई Ma, यानी NaOH का भार बटा NaOH का अनुभार इनटू भी, अगर इस सेंटीमीटर क्यूब में है या ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो अब देखो बच्चों, भार दिया है 4 ग्राम, कितना दिया है? 4 ग्राम। अब NaOH का अनुभार हम लोग जानते हैं 40 होता है, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो यहां पे लिख देते हैं 40। फिर वॉल्यूम कितना है? 200, तो यहां पे पुट कर दीजिए 200 और ऊपर में हो जाएगा 1000। तो
तो 4 से 10 बार में ही मर गया, और 1 0 से 1 0 यहां मर गया, फिर 100 दूनी 200 यानी 1/2, तो 0.5 मोलर हो गया मोलेरिटी। ए हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ए हो गया मोलेरिटी। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, मोलेरिटी, मोलेलिटी, नॉर्मेलिटी निकालने के लिए सिंपल सिंपल दिया जा सकता है। ठीक है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए सबका। तो ध्यान रखना, मोलेरिटी आया, आपको किसका किसका फॉर्मूला याद रखना है? आपको याद रखना है एक तो मोलेरिटी का, मोलरता है Na/V किसमें होना चाहिए? लीटर में। ठीक है, या M = WA/MA, भार बटा अनुभार इंटू मोलेरिटी। अगर मिलीलीटर में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। ए मोलेरिटी का है, मोलरता का, मोलरता। ठीक है, मोलरता का हो गया। यूनिट क्या हो गया? यूनिट हो जाएगा इसका मोल प्रति लीटर। यूनिट भी पूछा जाता है। दूसरा आपको याद रखना है मोललता, मोललता, मोलेलिटी, मोलेलिटी इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। वही नंबर ऑफ मोल होगा सॉल्यूट का, बट यहाँ पे सोलवेंट का मास होगा, सोलवेंट का, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है, किसमें होगा? केजी में होगा विलायक का। ए को विलय मानते हैं हम और बी को विलायक मानते हैं। तो इसको और सिंप्लीफाई करो, नंबर ऑफ मोल के जगह पे वही भार बटा अनुभार हो गया, भार बटा अनुभार। ठीक है, विलय का और साथ में विलायक का द्रव्यमान अगर ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट क्या होगा बच्चों इसका? इसका यूनिट होगा मोल प्रति केजी। तो ये भी याद रखना है। ठीक है, तीसरा आपसे पूछा जाएगा किसके बारे में? नॉर्मलता के बारे में। नॉर्मलता, नॉर्मलता। ठीक है, नॉर्मेलिटी कहते हैं इसको, नॉर्मेलिटी। ठीक है, एन से रिप्रेजेंट करेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, और बाई वॉल्यूम होता है किसमें? लीटर में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाई यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा आयतन लीटर में लिखना है। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा, देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मास, मास ए का बाई इक्विवेलेंट मास ए का, इक्विवेलेंट मास ए का। ठीक है, तुल्यांकी भार, भार बटा तुल्यांकी भार को ही ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहते हैं। साथ में होगा वॉल्यूम, अगर ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका यूनिट होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या यूनिट होगा? इसका यूनिट होगा ग्राम, ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर, ग्राम इक्विवेलेंट प्रति लीटर। और एक आपको याद रखना है मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज जिसको बोलते हैं, मोल प्रभाज भी बोलते हैं, मोल अंश भी बोलते हैं, मोल अंश। ठीक है, ठीक है, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, जाई से रिप्रेजेंट करते हैं, बट एक्स करेंगे हम लोग सिंपली। तो देखो अगर ए का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो ए का नंबर ऑफ मोल ऊपर रखो और ए प्लस बी का यानी सॉल्यूट और सोलवेंट दोनों का जोड़ के नीचे रखो। अगर बी का मोल फ्रैक्शन चाहिए, सोलवेंट का चाहिए, तो सोलवेंट का नंबर ऑफ मोल ऊपर और दोनों का जोड़ के नीचे। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। तो इतना 4 चीजों से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल छोटे छोटे पूछे जा सकते हैं। जैसे मोलेरिटी से आया तो मोलेलिटी से भी आ सकता है, नॉर्मेलिटी से भी आ सकता है, मोल फ्रैक्शन से भी। नोट्स में सारा पे क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो आप एक बार देख सकते हो उस सारे न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो किसी विलयन का मोलरता मोललता से किस प्रकार भिन्न है, तो आप ध्यान देना। मोलरता और मोललता में ओवरऑल अंतर पूछ रहा है। तो मोलरता, मोलरता और इधर बात कर लेते हैं हम मोललता। ठीक है, तो पहले तो फार्मूला ही दोनों का देख लो। अगर हम मोलरता की बात करते हैं तो विलय के मोलों की संख्या बात करते हैं, मोलों की संख्या की बात करते हैं। मोलरता की बात करते हैं तो विलय के मोलों की संख्या और बटा बिलियन का आयतन होता है, बिलियन का आयतन। ठीक है, आयतन इसमें इन लीटर। तो पहली बात यह है कि जब हम मोलरता का बात करते हैं तो बिलियन का आयतन को कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम को कंसीडर करते हैं। और जब हम मोललता का बात करते हैं तो यहां पे ऊपर तो वही होता है विलय के
विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, बट नीचे अलग हो जाता है, इधर हो जाता है विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, विलायक का द्रव्यमान इन केजी, किसमें, केजी में। तो पहला अंतर तो यही हो गया कि मोलारता में विलयन के आयतन को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि मोललता में विलायक के द्रव्यमान को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये बात हम एगो लिख लेंगे, पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर की बात करेंगे तो मोलारता में चूंकि आयतन है और आयतन ताप से प्रभावित होता है, तो मोलारता ताप से प्रभावित होगा, मोलारता ताप से प्रभावित होगा भाई, मोलारता ताप से प्रभावित होगा, बिकॉज इन मोलरिटी वी कंसीडर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, और ये ताप से प्रभावित नहीं होगा, ताप से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि द्रव्यमान पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मास कांस्टेंट होता है। और तीसरा अगर बात करें तो इसका मात्रक अगर आप देखते हो तो अभी बताए थे कि मोल प्रति लीटर होगा, मोल प्रति लीटर, बट इसका मात्रक क्या होगा, मोल प्रति केजी होगा। तो ये डिफरेंस है मोलरता एवं मोललता में, याद रखना, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मोल प्रभाज क्या है, मोल प्रभाज, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो किसी विलयन में, देखो ध्यान रखना, किसी विलयन में विलय या विलायक के मोल तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। ये तो आपको पता है, ठीक है। मान लो कि विलय का मोल अपने पास है, विलय का मोल है Na और विलायक का मोल है बच्चों, विलायक का मोल कितना है Nb। तो अगर हमको विलय का मोल फ्रैक्शन चाहिए तो विलय का मोल ऊपर रहेगा और विलय प्लस विलायक का मोल जोड़ के नीचे रहेगा। अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हमको चाहिए तो सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल ऊपर और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का नंबर ऑफ मोल का सम नीचे होगा। तो किसी भी विलयन में विलय या विलायक के मोल तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या का अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में कमी आती है, क्यों। देखो किसी विलयन में अवाष्पशील विलय मिलाने पर, ठीक है, जैसे हम एक उदाहरण कर लेते हैं, उदाहरण कर लेते हैं कि हमने पानी में चीनी घोला, पानी में चीनी, ये हमारा विलायक हो गया, पानी क्या हो गया भाई, विलायक हो गया, और चीनी क्या हो गया, चीनी हो गया विलय। तो हम जानते हैं कि विलायक पानी है तो इसका वाष्प बनेगा, वाष्पशील है, ठीक है, और विलय जो है अवाष्पशील है, ठीक है। तो हम यहां पे बताएंगे कि देखो भाई, जब हम किसी विलायक में अवाष्पशील डालते हैं पदार्थ, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं अवाष्पशील, जिसका वाष्प नहीं बनता, यानी जिस ठोस अवस्था में होता है, तो जब हम उसको द्रव में या गैस में किसी वाष्पशील पदार्थ में मिलाते हैं तो इस ठोस का कण द्रव के ऊपरी सतह पे, द्रव के पृष्ठ पे कुछ जगह को घेर लेता है, ठीक है। जैसे पानी में चीनी घोल दिए, पानी में चीनी, तो ये पानी का सरफेस था, अगर शुद्ध पानी है तो यहाँ पे केवल पानी के कण होंगे जिनका हर जगह गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा। लेकिन जब हम इसमें चीनी मिला दिए तो कहीं कहीं पे इसमें चीनी के भी पार्टिकल होंगे, ठीक है,
चीनी के भी पार्टिकल होंगे और चीनी का वाष्प बनेगा नहीं, तो वाष्प नहीं बनेगा तो जहां जहां चीनी का पार्टिकल है वहां तो वाष्प बनना क्या हो गया, बंद हो गया। तो वाष्प बनना बंद हो गया तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम हो जाएगा। वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब भी कम हो जाएगा, यही कारण है। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि वाष्पीकरण द्रव के ऊपरी सतह पे होता है, सिर्फ ऊपरी सतह पे होता है। तो ऊपरी सतह जितना द्रव के कण होंगे ऊपरी सतह पर उतना ज्यादा वाष्पीकरण होगा। लेकिन जब आप अवाष्पशील मिलाओगे तो उस सतह पे द्रव के साथ साथ ठोस के भी कण रहेंगे और ठोस के कणों का वाष्पीकरण नहीं होगा, इसलिए वाष्प कम बनेगा। वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब भी कम लगेगा, इसीलिए वाष्प दाब में अवनमन हो जाता है, कमी हो जाता है। और आपको पता है वाष्प दाब में अवनमन के लिए राउल्ट्स ने नियम भी दिया था, पी नोट माइनस पी एस बटा पी नोट इक्वल टू सॉल्यूट का विलय का मोल अंश होता है। ठीक है, इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ई विलयन का वाष्प दाब है, फिर से इस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और विलय का मोल अंश है। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला है पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आदर्श एवं अनादर्श विलयन क्या है? ठीक है, आदर्श एवं आइडियल एवं नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? आइडियल एवं नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, यही ना। तो आइडियल सॉल्यूशन वे हैं जो हर कंडीशन में राउल्ट बाबा के नियम, राउल्ट के नियम का पालन करता है। वैसे सॉल्यूशन जो सभी अवस्थाओं में राउल्ट के नियम का पालन करता है, सभी ताप, सभी दाब, सभी सांद्रता पे राउल्ट का नियम का पालन करता है, उसे हम कहते हैं आदर्श विलयन। नॉन आइडियल क्या है? तो वैसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है, बस नहीं करता है, हो गया, यही अंतर है। आइडियल सॉल्यूशन क्या है? तो वैसे विलयन जो सभी अवस्थाओं पे ताप या दाब या सांद्रता के सभी अवस्थाओं पे राउल्ट के नियम का पालन करता है। यानी इसका जो पी टोटल होगा ऑलवेज इक्वल होगा पीए प्लस पीबी के, यानी विलय और विलायक के आंशिक दाब के जोड़ के बराबर विलयन का कुल दाब होगा। या हम लिख सकते हैं पीए इक्वल होगा पीए नोट इंटू एक्सए के और पीबी इक्वल होगा पीबी नोट इंटू एक्सबी के। ठीक है, ये राउल्ट लॉ का कंडीशन है। और यहां पे पी टोटल नॉट इक्वल टू पीए प्लस पीबी या पीए नॉट इक्वल टू पीए नोट इंटू एक्सए और पीबी नॉट इक्वल टू पीबी नोट इंटू एक्सबी। तो ये हो गया आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। 2 नंबर में इतना लिख दोगे काम चलेगा, बहुत बार पूछा है, देख लो भाई 2019, 2020, 2022। नेक्स्ट, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन का मतलब वृद्धि, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? तो देखो भाई, यहां पे बात ये होगा कि जब किसी, देखो हमारे पास यहां पे एक सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट है, ठीक, वाटर है, मान लो वाटर, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है टीबी नोट। इस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? टीबी नोट। प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट टीबी नोट है। अब हम क्या किए कि इसी वाटर में ऊपर से हम लाके चीनी डाल दिए या नमक डाल दिए, ठीक है, नमक डाल दिए, तो अब पानी चीनी का सॉल्यूशन बन गया वाटर प्लस शुगर, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हम मान लिए टीबी। क्या मान लिए? टीबी। तो हमेशा जो है बच्चों टीबी जो है वो ग्रेटर देन होगा टीबी नोट से, यानी विलयन का जो क्वथनांक होगा जिसमें चीनी मिला दिए उसका क्वथनांक हमेशा पानी के क्वथनांक से अधिक होगा, और इसी को हम कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। जैसे पानी हमारा उबल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, कितना पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप इसमें कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दो, शुगर डाल दो, साल्ट डाल दो, तो अब ये 100 डिग्री पे ना उबल के 102 डिग्री पे उबले। कितना पे उबले?
ऐसा मान लेते हैं 102 डिग्री पे उबले, ठीक है। तो कितना का वृद्धि हो गया, 100 डिग्री से 102 डिग्री, वृद्धि कितना का हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि हुआ। ये जितना का वृद्धि हुआ इसी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग दिखाते हैं डेल्टा टीबी से, किससे, डेल्टा टीबी से। तो यानी बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, टी का मतलब टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर में कितना का वृद्धि हुआ, तो अब हो गया टीबी और पहले था टीबी नोट। तो यही है क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला। और आगे अगर बात करोगे इसका डेरिवेशन का, तो हम जानते हैं कि डेल्टा टीबी जो होता है इक्वल टू होता है के बी इंटू एम। क्या होता है, के बी इंटू एम। एक क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू एम, जहां एम क्या है, एम है मोलेलिटी, एम है मोलेलिटी, और के बी को हम लोग बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, कांस्टेंट। और के बी का मात्रक भी पूछा जा सकता है, यह होता है केल्विन केजी प्रति मोल, केल्विन केजी प्रति मोल, याद रखना है। और डेल्टा टीबी क्या है, यही है क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, तो ठीक है इतना हम लिख देंगे। परिभाषित कैसे करेंगे, तो सुनो, जब किसी विलायक में, कैसा विलायक, वाष्पशील, विलायक है तो वाष्पशील होगा। जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है, फिर से, जब किसी विलायक में अवाष्पशील विलय को मिलाया जाता है तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है। विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है, ठीक है। इसे क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं, क्वथनांक में वृद्धि कहते हैं। कितना होता है भाई, तो पहले शुद्ध का टीबी नोट था, चीनी नमक मिला दिया, टीबी हो गया, कितना बढ़ गया, टीबी माइनस टीबी नोट, इसको कहते हैं डेल्टा टीबी, क्वथनांक में उन्नयन। और डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोललता का, प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कांस्टेंट आता है केबी, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, और यूनिट है केल्विन केजी प्रति मोल। तो क्वथनांक में उन्नयन से इतना बात याद रखना है। नेक्स्ट, परासरण दाब को परिभाषित करें, परासरण दाब को परिभाषित करें। चलो समझ लेते हैं पहले, उसके बाद परिभाषित भी कर लेंगे। जैसे यहां पे हमारे पास एक बर्तन है और ये बर्तन जालीदार है भाई, कैसा है, जाली 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 जालीदार बर्तन। ये बर्तन कैसा है भाई, जालीदार है, ठीक है। जालीदार बर्तन है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो ना, इसको हम लोग बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, ठीक है। अब इधर देखो हम सॉल्यूशन डालते हैं, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन विलयन, और इधर भी डालते हैं विलयन, इधर भी, ठीक है। इस तरीके से। अब जरा ध्यान देना, ये जो विलयन है बच्चों, ये है तनु विलयन। कैसा विलयन है, तनु विलयन, तनु विलयन, जिसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और इसको हम लोग बोलते हैं सांद्र विलयन, सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के विलयन को, जब दो भिन्न भिन्न प्रकार के विलयन को, मतलब एक तनु विलयन और एक सांद्र विलयन को एक कंटेनर में रख के उसको अर्ध पारगम्य झिल्ली के द्वारा अलग कर देते हैं, तो तनु विलयन से, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं हम, तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर विलायक प्रवेश करता है झिल्ली से होकर, झिल्ली से होकर विलायक तनु विलयन से किधर जाता है, सांद्र विलयन की तरफ जाता है। दो विलयन है, एक तनु और एक सांद्र, दोनों के बीच में अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा दिए। तब ऐसा करोगे तो तनु विलयन का जो विलायक होगा वो धीरे धीरे प्रवेश करेगा सांद्र विलयन में, यानी गाढ़े विलयन में, ठीक है। अब क्या करना है कि इधर से इधर जाना शुरू कर दिया,
ठीक है, इधर से इधर जाना शुरू कर दिया विलायक, हमें इधर नहीं चाहिए, हमें इधर विलायक नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि जो विलायक जो है इधर से इधर जा रहा है उसको हम रोक दें। तो रोकने के लिए यहां पे हम एक प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, दाब लगाएंगे, ठीक है, दाब लगाएंगे, ठीक है। जैसे इधर से इधर विलयन जा रहा है तो ऊपर इसको ढक के उधर से प्रेशर लगाएंगे तो अभी जाना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी दाब को हम लोग बोलते हैं परासरण दाब, ठीक है, परासरण दाब। क्या होता है कि जब पहले तो ये समझो कि जब विलायक इधर से इधर जा रहा है ना, इस घटना को हम लोग बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं? परासरण बोलते हैं। जब तनु विलयन का विलायक अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर सांद्र विलयन में प्रवेश करने लगे तो इस घटना को परासरण कहते हैं। और परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, फिर से परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन के ऊपर जितना न्यूनतम दाब लगाना पड़ता है उसे हम बोलते हैं परासरण दाब। परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, यानी तनु विलयन से जो सांद्र विलयन की ओर विलायक जा रहा है उसको रोकने के लिए सांद्र विलयन पर जो न्यूनतम दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं। और परासरण दाब को हम लोग सूचित करते हैं पाई से, और पाई इक्वल टू होता है CRT, जहां C सांद्रता है, C क्या है? सांद्रता है, यानी मोलरता है, ठीक है। R है गैस कांस्टेंट, R गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, और T है आपका टेम्परेचर। तो ये बात याद रखना कि जब एक तनु विलयन और सांद्र विलयन को अर्ध पारगम्य झिल्ली से अलग करते हैं, तनु विलयन का विलायक सांद्र विलयन में प्रवेश करने लगता है, इस घटना को परासरण कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे परासरण की प्रक्रिया को रोकने के लिए सांद्र विलयन पर जितना दाब आरोपित किया जाता है उसे बोलते हैं परासरण दाब, ठीक है। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट के नियम को बताएं। देखो अभी अभी बताए थे, अभी अभी आपको हम बताए थे कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है कि जैसे अभी हमारे पास एक विलयन है, ठीक है, और एक शुद्ध विलायक है। तो विलयन है तो उसमें विलय भी मिला हुआ है, और विलय मान लो अवाष्पशील है। तो मतलब ये है कि यहां पे सिर्फ वाटर है, सिर्फ क्या है? वाटर है। तो ये विलायक हो गया, विलायक हो गया। और यहां पे क्या है? यहां पे वाटर और प्लस कोई साल्ट है, वाटर प्लस साल्ट है। तो आपको पता है कि इसको गर्म करेंगे तो वाष्प बनेगा, मान लेते हैं इसका वाष्प बना P0, और इसको गर्म करेंगे तो इसका भी वाष्प बनेगा, मान लेते हैं इसका वाष्प दाब लगा PS, ठीक है। तो वाष्प कहां पे ज्यादा बनेगा? वाष्प यहां पे ज्यादा बनेगा। वाष्प कहां पे ज्यादा बनेगा? शुद्ध विलायक में वाष्प ज्यादा बनेगा, क्योंकि इसके सतह पर सिर्फ द्रव के कण हैं, पानी के कण है। लेकिन इसके सतह पर पानी भी है, चीनी भी है, पानी भी है, चीनी भी है, पानी भी है, नमक भी है, मतलब जो डाले हैं वो है। तो नमक का तो वाष्प बनेगा नहीं, इसलिए यहां पे वाष्प दाब ज्यादा होगा और यहां पे वाष्प दाब कम होगा। तो वाष्प दाब जब हम विलय मिला दिए तो दो चीज याद रखना है। देखो क्वथनांक में क्या बताया? क्वथनांक में उन्नयन का कि जब आप विलय मिलाओगे अवाष्पशील तो क्वथनांक बढ़ेगा, तो उसको क्वथनांक में उन्नयन कहेंगे। लेकिन वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। वाष्प कम बनेगा तो वाष्प दाब कम हो जाएगा, तो इसको हम वाष्प दाब में अवनमन कहेंगे। कि अवनमन मतलब कमी। तो पहले P0 था और अब PS हो गया, तो अवनमन कितना हुआ भाई? कमी कितना हुआ? तो P0 माइनस PS। पहले खाली जल का P0 था जो कि ज्यादा है, ज्यादा वाष्प बनेगा, और चीनी मिला दिए, नमक मिला दिए, तो वाष्प दाब कम हो गया। कितना कम हो गया? PS हो गया। तो कितना कमा? P0 माइनस PS, ये कमी हो गया, इसको अवनमन कहते हैं। और इसमें शुद्ध वाला से भाग दे दोगे ना तो इसको अपेक्षिक अवनमन कहेंगे। तो ये हो गया वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। और राउल्ट बाबा ने बताया कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हो गया राउल्ट का नियम किसके लिए? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन के लिए। डिफिनेशन लिखना है तो लिख लेंगे कैसे? जब किसी विलायक में
अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो उसके वाष्प दाब में कमी आती है, इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। जब वाष्प दाब के अवनमन में शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से भाग दे दिया जाता है, इसे वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहते हैं। राउल्ट के नियम के अनुसार वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। तो हो गया इतना डिफिनेशन भी। बढ़ते हैं आगे। देखो राउल्ट के नियम का व्याख्या करें। जब खाली राउल्ट का नियम कह देना तो समझ जाओ कि बोल रहा है कि द्रव के विलयन के लिए, द्रव में द्रव के विलयन के लिए, तो द्रव में द्रव के विलयन के लिए राउल्ट का नियम है कि किसी अवयव का अवयव मतलब विलय या विलायक, किसी अवयव का आंशिक दाब जो होता है, आंशिक दाब वो समानुपाती होता है मोल अंश के, उसके मोल अंश के। ठीक है, किसी भी अवयव का जो आंशिक दाब होता है उस अवयव के मोल अंश के समानुपाती। जैसे हमको विलय का आंशिक दाब चाहिए तो विलय का आंशिक दाब समानुपाती होगा विलय के मोल अंश के। ठीक है, और अगर हमको विलायक का आंशिक दाब चाहिए तो विलायक का आंशिक दाब होगा विलायक के मोल अंश के समानुपाती। समानुपाती हटाओगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं पीए नोट, और साथ में हो जाएगा x से। यहां से हटाओगे तो यहाँ भी पीबी इक्वल टू होगा पीबी नोट और साथ में हो जाएगा एक्स बी। तो ये हो गया पीए इक्वल टू पीए नोट इंटू एक्स ए और पीबी इक्वल टू पीबी नोट इंटू एक्स बी। और जो टोटल प्रेशर होगा विलयन का टोटल प्रेशर वो होगा पीए प्लस पीबी के। किसके बराबर? पीए प्लस पीबी के। और पीए के जगह पे क्या है बच्चों? पीए के जगह पे पीए नोट इंटू एक्स है और पीबी के जगह पे है पीबी नोट इंटू एक्स बी। यही है राउल्ट का नियम। पी टोटल बराबर पीए नोट इंटू एक्स है प्लस पीबी नोट इंटू एक्स बी। पी टोटल क्या है? विलयन का कुल वाष्प दाब। पीए नोट है शुद्ध अवस्था में विलय का वाष्प दाब और एक्स है विलय का मोल अंश। पीबी नोट है शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब और एक्स बी है विलायक का मोल अंश। तो ये हो गया द्रव में द्रव के विलयन के लिए राउल्ट का नियम। आगे, किसी 10 ग्राम अवाष्पशील विलय को 100 ग्राम बेंजीन में घोला जाता है। देखो बेंजीन 10 ग्राम अवाष्पशील विलय है। विलय कितना है? विलय मतलब WA हमारे पास है 10 ग्राम। ठीक है, बेंजीन कितना है? बेंजीन विलायक, विलायक मतलब WB ये कितना है? 100 ग्राम। तो उसके क्वथनांक में 1 डिग्री की वृद्धि होती है। क्वथनांक में उन्नयन को अभी हम क्या बताएं? डेल्टा टीबी। तो डेल्टा टीबी कितना है? 1 डिग्री है, 1 डिग्री। ठीक है, इसको केल्विन में बदलने का जरूरत नहीं है क्योंकि वृद्धि को बता रहा है। वृद्धि का मतलब अंतर, अंतर चाहे डिग्री सेल्सियस में चाहे केल्विन में सेम ही होगा। डेल्टा टीबी 1 डिग्री है। ठीक है, तो विलय का अनुभार चाहिए, विलय का हमें अनुभार चाहिए। देखो भाई, हम जानते हैं कि डेल्टा टीबी इक्वल टू होता है केबी इंटू एम। क्या होता है? केबी का मान दिया है देखो 2.53। ठीक है, तो केबी इंटू एम होता है। डेल्टा टीबी हमको मालूम है कि 1 है। क्वथनांक में उन्नयन कितना है? 1 है। केबी का मान भी हमें मालूम है 2.53 है। अब हमें मोलेलिटी चाहिए, तो मोलेलिटी मतलब मोलालता। मोलालता का फॉर्मूला होता है WA बटा में MA इंटू WB। अब ये ग्राम में रहेगा तो ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पुट कर दो सारा वैल्यू। 1 इक्वल टू 2.53 इंटू विलय का भार कितना है? 10 ग्राम है। ठीक है, विलय का अनुभार क्या होगा? विलय का अनुभार हमें नहीं मालूम है, MA। विलायक का भार है कितना? 100 ग्राम। 100 ग्राम है और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। ये 1 0 से 1 0 खत्म, ये खत्म। तो अब हमारे पास बच गया उधर MA को उधर ले जाओ। तो MA को उधर ले जाओगे तो MA इक्वल टू 2.53 इंटू देखो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 253 ग्राम पर मोल आ जाएगा। कितना आएगा? 253 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो ये हो गया
क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं समझ में आया दोबारा देख लो। 27 डिग्री सेल्सियस, देखो 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर चीनी के 1 बिलियन का परासरण दाब 2.46 एटीएम है, तो सांद्रता ज्ञात करो। देखो टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, 273 जोड़ दो 300 केल्विन हो जाएगा। परासरण दाब दिया है पाई इक्वल टू कितना है 2.46 एटीएम है, 2.46 एटीएम। सांद्रता ज्ञात करें, C इक्वल टू क्या होगा, तो हम जानते हैं बच्चों पाई इक्वल टू CRT, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई RT हो जाएगा। पाई हमारे पास है कितना, पाई हमारे पास है 2.46 बटा R है 0.0821 और टेम्परेचर है बच्चों 300 केल्विन, 300 केल्विन। अब खाली इसका सॉल्यूशन कर लो और इसका आंसर जो है कमेंट करो गुना भाग करके। तो ये परासरण दाब का फॉर्मूला हो गया पाई इक्वल टू CR2। फिर देखो 273 केल्विन ताप पर 5% यूरिया के बिलियन का परासरण दाब ज्ञात करो। वही 2 बार देखो एग्जाम में आया, पाई इक्वल टू CRT है, ठीक है, पाई इक्वल टू CRT है। तो सांद्रता कितना है 5% है, कितना है 5% है। तो 100 में हम कितना मान लेते हैं कि 100 ml में 5 ग्राम है, 100 में कितना है 5 ग्राम है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे 5%, 5/100, ठीक है, 5/100 इंटू R कितना है, R 0.0821 और टेम्परेचर है 273 केल्विन। बस मल्टीप्लाई कर लेना है, सोल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा, सोल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा इसका। तो ये इस तरीके से करना है। आगे बढ़ते हैं। किसी तनु विलयन का अनुसंख्यक गुण क्या होता है, भिन्न प्रकार के अनुसंख्यक गुण का नाम लिखो। तो देखो किसी तनु विलयन का अनुसंख्यक गुण का बात कर रहा है। अनुसंख्यक गुण क्या होता है, अनुसंख्यक गुण, अनुसंख्यक गुण, ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं। तो ये होता है जो वैसे गुण जो विलय के कणों की संख्या, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे हम लोग बोलते हैं अनुसंख्यक गुण। वैसे विलयन के वैसे गुण जो विलय के कणों की संख्या पे निर्भर करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल पे, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, उसे कहते हैं अनुसंख्यक गुण। बोल रहा है कि नाम लिखे सबका, 4 गो है। पहला है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, कि चारों का आपका डेरिवेशन याद रहना चाहिए क्योंकि 5 नंबर में पूछा जाता है। दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आइसोटोनिक विलयन क्या होते हैं, वैसे विलयन जिनका परासरण दाब आपस में बराबर होता है उसे बोलते हैं हम लोग आइसोटोनिक। जैसे एक विलयन का परासरण दाब पाई1 है और दूसरे का परासरण दाब पाई2 है, दोनों आपस में बराबर है, तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। समपरासरी विलयन इसको कहते हैं, समपरासरी। और अगर 2 विलयन है, एक का पाई1 है ऑस्मोटिक प्रेशर और दूसरे का पाई2, और ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब मान लो पाई1 बड़ा है पाई2 से, तो पाई1 को हम लोग बोलेंगे हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक अति परासरी विलयन। और पाई2 को हम लोग बोलेंगे हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक विलयन बोलेंगे, हाइपोटोनिक विलयन बोलेंगे। याद रखना, अगर 2 विलयन का परासरण दाब आपस में बराबर हो तो दोनों को आइसोटोनिक, अगर अधिक और कम हो तो जिसका अधिक है उसको हाइपरटोनिक और जिसका कम है उसको हाइपोटोनिक कहते हैं।
फैराडे के द्वितीय नियम को लिखें, फैराडे के द्वितीय नियम को लिखें। ठीक है, तो देखो अपने पास दो जो है, दो अपने पास सेल है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, दो सेल है अपने पास, दो सेल है और दोनों आपस में जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में, किस क्रम में जुड़ा हुआ है? श्रेणी क्रम में। दो विद्युत अपघटनी सेल है। ठीक है, और दोनों आपस में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। तो श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो दोनों में समान आवेश Q बराबर है दोनों में, Q बराबर है दोनों में, या कह सकते हो कि विद्युत धारा दोनों में समान प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, तो इनके इलेक्ट्रोड पर मान लो W1 जमा हो रहा है पदार्थ, अब इनके इलेक्ट्रोड पे W2 पदार्थ जमा हो रहा है। इनका तुल्यांकी भार है, इसमें जो साल्ट यूज हुआ है इसका तुल्यांकी भार है E1 और इसमें जो साल्ट यूज हुआ है इसका तुल्यांकी भार है E2। तो फैराडे सेकेंड लॉ कहता है कि W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E1 का और W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E2 का। तो W1 प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो Ke1 इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो और W2 इक्वल टू Ke2 इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो। तो अब फर्स्ट बाई सेकेंड करोगे तो आ जाएगा W1 बाई W2, K से K कैंसिल हो जाएगा तो E1 बाई E2। इसको कहते हैं फैराडे सेकेंड लॉ। अब इसका डिफिनेशन सुनो, देखो जब भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन, जब भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन, जैसे इसमें CuSO4 है और इसमें ZnSO4 है, अलग अलग विद्युत अपघट्य का विलयन है। तो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य के विलयन श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो और उनमें समान आवेश या समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, उनमें समान आवेश या समान विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो, तो उनके कैथोड पर जमा होने वाले, तो उनके कैथोड पर या इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा उनके तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा तुल्यांकी भार के समानुपाती होगा। तो इसका इलेक्ट्रोड पे W1 जमा हो रहा है और तुल्यांकी भार मान लिया E1 है, और इसका इलेक्ट्रोड पे W2 जमा हो रहा है और तुल्यांकी भार E2 है। तो W1 प्रोपोर्शनल होगा E1 का, तो W1 इक्वल टू Ke1, W2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा E2 का, तो W2 इक्वल टू Ke2, तो W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2। दिस वन इज कॉल्ड फैराडे सेकेंड लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ क्या है तो आगे देखेंगे। देखो फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम को लिखें, प्रथम नियम को लिखें। देखो मान लो हमारे पास एक विद्युत अपघटनी सेल है। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, जुड़ा हुआ है और यहाँ पे साल्ट है। ठीक, साल्ट है, इसमें साल्ट सॉल्यूशन है, मान लो CuSO4 है चाहे NaCl है, कुछ भी है, साल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जब विद्युत अपघटन कराते हैं तो आपको पता है कि एनोड से पदार्थ टूटता है और जाके कहां पे जमा होता है? कैथोड पे जमा होता है। ठीक है, तो कैथोड पर जमा होने वाला, कैथोड पर जमा होने वाला या एनोड या कैथोड, एनोड से मुक्त होने वाला या कैथोड पे जमा होने वाला, एनोड से मुक्त होता है और कैथोड पे जमा होता है। तो कैथोड पे जमा होने वाला पदार्थ की मात्रा हमेशा हमेशा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। मान लो हमने इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया, आवेश प्रवाहित किया Q है, और इलेक्ट्रोड पे कितना पदार्थ जमा हुआ? W। तो फैराडे फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ कहता है कि इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होगा। तो W समानुपाती Q इक्वल टू हम जानते हैं IT होगा, विद्युत धारा गुने समय। ठीक है, बराबर आवेश, Q इक्वल टू IT। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं Z, तो W इक्वल टू हो गया ZIT। Q तो समझ रहे हो कि Q क्या है? आवेश है, Q आवेश है। I क्या है? I है करेंट, विद्युत धारा। T है टाइम, और Z को हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, विद्युत रासायनिक
तुल्यांक बोलते हैं बच्चों, विद्युत रासायनिक तुल्यांक बोलते हैं। तो W इक्वल टू जेड हाई टी, ये हो गया फैराडे फर्स्ट लॉ। डिफाइन कैसे करेंगे, तो बोलेंगे कि देखो विद्युत अपघटन के दौरान, प्रथम नियम की बात कर रहे हैं, दोनों अभी बताएंगे हम, ध्यान से समझना। प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम कहता है विद्युत अपघटन के दौरान इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो माना कि इलेक्ट्रोड पे W पदार्थ जमा हुआ, आवेश Q प्रवाहित हुआ, तो W समानुपाती Q, ठीक है, Q इक्वल टू IT होता है, तो W समानुपाती IT, तो समानुपाती प्रोपोर्शनलिटी हटेगा, कांस्टेंट आएगा, W इक्वल टू जेड हाई टी, और जेड को हम लोग बोलते हैं विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ में देखो एक नहीं दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होंगे जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो यहां पे बोलेंगे कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनों के विलयन से जब समान आवेश प्रवाहित की जाती है तो उनके इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ के मात्रा उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होते हैं, ठीक है। तो ये W बराबर जेड हाई टी हुआ, और यहां पे आएगा W1 बाई W2 इक्वल टू E1 बाई E2। तो देखो कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये नियम, ठीक है, ध्यान रखना। विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित करें। अभी देखो विद्युत रासायनिक तुल्यांक को ही हम लोग अभी बोल रहे थे जेड, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सूचित किससे करते हैं, जेड से। अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ हमारे पास आया था W इक्वल टू जेड आई टी, ठीक है। I विद्युत धारा है और T समय है। लेट मान लेते हैं कि I इक्वल टू है 1 एम्पियर और T इक्वल टू है बच्चों 1 सेकेंड। I 1 एम्पियर और T 1 सेकेंड, तब W इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू 1 जेड इंटू 1 इंटू 1, तो W इक्वल टू जेड हो गया, W इक्वल टू जेड। अब यहां से आएगा डिफिनेशन, देखो जब विद्युत रासायनिक तुल्यांक किसके बराबर हो गया, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाले पदार्थ की मात्रा के बराबर, तो हम कह सकते हैं कि जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है, जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जितने पदार्थ की मात्रा जमा होती है उसे ही हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। जब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रोड पर जितनी मात्रा जमा होती है उसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। तो यह भी कई बार पूछा गया होगा एग्जाम में, देखो 2011 2016। विशिष्ट चालकता एवं तुल्यांकी चालकता को परिभाषित करें। विशिष्ट चालकता एवं तुल्यांकी चालकता, ठीक है। देखो विशिष्ट चालकता क्या है, विशिष्ट चालकता को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है। आपको पता है कि ये मान लो रड है, ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसका लेंथ जो है एल है, तो आपको पता है कि जो प्रतिरोध होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए का। हम डायरेक्टली इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि अब आप एग्जाम देने वाले हो, फिजिक्स में भी पढ़े हो, केमिस्ट्री में भी पढ़ाया गया है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल बाई ए, यहां से एक प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो ये आता है रो एल बाई ए हो जाता है, ठीक है। तो ये रो जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, या इसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। और इसी का जो व्युत्क्रम होता है ना बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध तो आ गया, अब विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसी को विशिष्ट चालकत्व या विशिष्ट चालकता कहते हैं, ठीक है। तो इसको विशिष्ट चालकता जो है ना, इसको हम लोग सूचित करते हैं कप्पा से, किससे, कप्पा कहते हैं इसको, कप्पा। और कप्पा इक्वल टू होता है 1 बाई रो। तो पूछेगा कि विशिष्ट चालकत्व क्या है, तो हम बताएंगे कि देखो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, ठीक है। कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं 1 बाई रो। इसका यूनिट होता है ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर। तो इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा पर ओम पर मीटर, या इसको महो पर मीटर भी बोलते हैं या साइमन पर मीटर भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा है तुल्यांकी चालकता, ठीक है, तुल्यांकी चालकता, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसको लेमडा
इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये होता है कप्पा इंटू 1000/7 में होता है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता। कप्पा यानी विशिष्ट चालकत्व गुनी 1000 बटा नॉर्मलता। देखो हमारे पास 1 ग्राम तुल्यांक, 1 ग्राम तुल्यांक कोई विद्युत अपघट्य है, उसका 1 बिलियन बनाए। 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य का बिलियन बनाए, तो बिलियन, वो जो बिलियन है जितना चालकत्व उत्पन्न करेगा, जितना चालकत्व उत्पन्न करेगा उसी को हम तुल्यांकी चालकत्व कहते हैं। और इसको लेमडा इक्विवेलेंट से रिप्रेजेंट करते हैं कप्पा इंटू 1000/n यानी k गुने 1000 बटा नॉर्मेलिटी होता है। उसी तरह से एक मोलर चालकत्व भी पूछा जा सकता है। मोलर चालकत्व, मोलर चालकत्व इसको लेमडा m से रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी सेम होगा कप्पा इंटू 1000, बट नीचे क्या होगा, मोलेरिटी होगा। ठीक है, मोलेरिटी होगा, मोलरता होगा। तो इसका डिफिनेशन कैसे होगा, हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, या 1 मोलर बिलियन है, 1 मोलर बिलियन है किसी विद्युत अपघट्य का। 1 मोलर मतलब 1000 ml में 1 मोल घुला हुआ है, और यहां पे क्या था 1000 ml में 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है। तो 1 मोलर बिलियन विद्युत अपघट्य का जितना चालकत्व उत्पन्न करेगा उसे हम मोलर चालकत्व कहते हैं। ठीक है, ध्यान रहे। नेक्स्ट, विशिष्ट चालकत्व, मोलर चालकत्व क्या होता है, तो अभी अभी दोनों बता दिए क्या होता है। विशिष्ट चालकत्व पूछेगा, विशिष्ट चालकत्व पूछेगा तो ए हो जाएगा लेमडा इक्विवेलेंट कप्पा इंटू 1000/नॉर्मेलिटी। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट होता है यूनिट, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, और लेमडा एम मोलेरिटी, लेमडा एम तो कप्पा इंटू 1000/m, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल होगा इसका मात्रक। ठीक है, तो ये हो गया मोलर चालकत्व। द्वितीयक सेल से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाई सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल से आप क्या समझते हैं, तो वैसा सेल जिसे पुनः आवेशित करके, बार बार आवेशित करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सके उसे द्वितीयक सेल कहते हैं। जैसे लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचायक सेल, या निकेल कैडमियम सेल। याद रखना, द्वितीयक सेल का पूछेगा क्या बोलेंगे, वैसा सेल जिसे आवेशित करके, बार बार आवेशित करके कई बार उपयोग किया जा सके, मतलब डिस्चार्ज हो जाए फिर से चार्ज करेंगे फिर से यूज करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेल। लेड स्टोरेज सेल, सीसा संचायक सेल, निकल कैडमियम सेल इसका उदाहरण बता सकते हो। प्राथमिक सेल भी पूछ सकता है, वैसा सेल जो एक बार उपयोग करने के बाद मृत हो जाता है, दोबारा उसका आवेशित करके उपयोग नहीं कर सकते, जैसे मरकरी सेल हो गया, ड्राई सेल हो गया, लेक्लांसे सेल, ये सब तो याद रखना। प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं, 2019 में वही बात है। ठीक है, इलेक्ट्रोड एवं इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें, इलेक्ट्रोड एवं इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या होता है और इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। जैसे हमारे पास, ठीक है, यहां पे छड़ लगा दिए इसमें, ठीक है, यहां पे मान लो ये ZnSO4 का सॉल्यूशन है और ये जिंक का छड़ है। ठीक है, ये दोनों किसका छड़ है, जिंक का छड़ है, और सॉल्यूशन किसका है, ZnSO4 का। तो जब हम किसी धातु को, जब हम किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबा देते हैं और माध्यम के रूप में उपयोग करते हैं, तो ये हमारा हो जाता है इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, एनोड होता है और कैथोड होता है। कैथोड होता है, एनोड और कैथोड। ठीक है, जिसका हम लोग यूज टर्मिनल के रूप में, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए करते हैं। ठीक है, इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। अब देखो इलेक्ट्रोड विभव क्या है, तो जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबा दिया जाता है तो धातु और विलयन के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, धातु और विलयन के बीच में एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। और इलेक्ट्रोड विभव भी 2 प्रकार के होता है, ऑक्सीकरण विभव, अवकरण विभव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल।
किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं, ऑक्सीकरण विभव। और किसी इलेक्ट्रोड द्वारा इलेक्ट्रॉन लेने की जो प्रवृत्ति होती है उसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल, अवकरण विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? देखो, जब हम इलेक्ट्रोड विभव का मान मानक अवस्था पे करते हैं, मानक अवस्था पे मतलब विद्युत अपघट्य का कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और प्रेशर 1 बार होना चाहिए। ठीक है, विद्युत अपघट्य के विलयन का सांद्रता कितना? 1 मोलर, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 बार होना चाहिए। तो इस कंडीशन पर जो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात किया जाता है उसी को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रोड विभव का गणना मानक अवस्थाओं पे किया जाता है तो उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लवन सेतु क्या है, इसके क्या उपयोग है? तो देखो, लवन सेतु का उपयोग हम लोग कहां करते हैं? गैल्वेनिक सेल में, गैल्वेनिक सेल में करते हैं। कहां पे करते हैं? गैल्वेनिक सेल में। ठीक है, लवन सेतु क्या होता है? उल्टे यू आकार का एक नली होता है, उल्टे यू आकार का एक नली होता है जिसमें KCl, KNO3, NH4NO3 जैसे साल्ट भरे होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लवन सेतु। ठीक है, तो ये क्या करता है कि इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करता है, इनर सेल सर्किट को कंप्लीट करता है, सेल के आंतरिक परिपथ को पूरा करता है, दोनों विलयन को आपस में मिश्रित होने से रोकता है। ठीक है, और दोनों विलयन के विद्युतीय उदासीनता को बनाए रखता है। तो लवन सेतु उल्टे यू आकार की एक नली होती है जो किसी गैल्वेनिक सेल में दोनों विलयन को, विद्युत अपघट्य के विलयन को आपस में संपर्क में लाती है तथा उन्हें मिश्रित होने से रोकती है। ठीक है, 3 काम है इसका। लवन सेतु का काम भी पूछा जा सकता है। क्या काम है? पहला, यह सेल के आंतरिक परिपथ को पूरा करता है। दूसरा, दोनों विद्युत अपघट्य के विलयन को आपस में मिश्रित होने से रोकता है। और तीसरा यह विद्युतीय उदासीनता को बनाए रखता है। प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दो। ठीक है, देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रबल विद्युत अपघट्य। ठीक है, और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य है पूर्णतः जलीय विलयन में पूर्णतः अपघटित हो जाता है, ठीक है, 100% डिसोसिएट हो जाएगा। पानी में डालोगे पूरी तरह से केटायन और एनायन में टूट जाएगा। 100% जितना आयन डाले, जितने मॉलिक्यूल डाले, सारे के सारे टूट जाते। दुर्बल विद्युत अपघट्य, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सारे के सारे पूर्णतः अपघटित नहीं होता, पूर्णतः अपघटित नहीं होता है, पूर्णतः अपघटित नहीं होता है। ठीक है, जैसे में आपका हो गया CH3COOH हो गया। ठीक है, उसके बाद NH4NO3 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका H3PO2 हो गया। ठीक है, इस तरह के जो हैं वो 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं, और जो ये साल्ट होते हैं वो 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। तो जो पूर्णतः जलीय विलयन में अपने धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं, वैसे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में पूर्णतः अपने धनायन और ऋणायन में टूट जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य, और जो पूर्णतः अपने आयनों में नहीं टूटते हैं उसे हम लोग बोलते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और लवण प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, याद रखना। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है और थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या होती है? देखो, अभिक्रिया की कोटि प्रायोगिक रूप से ज्ञात वेग समीकरण में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे हमें कोई मिल गया कि एक रिएक्शन का रेट जो है K × A के पावर 1/2 है
और बी है, ठीक है। तो प्रायोगिक रूप से ज्ञात वेग समीकरण हमको दिया गया है और इसमें हमसे पूछेगा कोटि। तो अभिकारक के सांद्रता का जो घात है 1/2, अब यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, जोड़ देंगे ये हो जाएगा 3/2। यही हो गया अभिक्रिया की कोटि। डिफिनेशन क्या है? प्रायोगिक रूप से ज्ञात अभिक्रिया के वेग में अभिकारकों के सांद्रताओं के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। थ्रेशोल्ड ऊर्जा क्या है? देखो भाई, जैसे रिएक्शन करवाना है, ठीक है, यहां पे रिएक्टेंट का ऊर्जा है, अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा है, ठीक है, और हमें इसको चेंज करना है प्रतिफल में। और इतना ऊर्जा जब मिल जाएगा ना, इतना ऊर्जा अभी है कितना, इतना ऊर्जा है, लेकिन जब इतना ऊर्जा मिल जाएगा तब जाके अभिकारक प्रतिफल में बदलेगा। तो यहां से एक्स्ट्रा ऊर्जा देना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। हमको चाहिए इतना ऊर्जा चाहिए अभिकारक को प्रतिफल में बदलने के लिए, इतना ऊर्जा, लेकिन अभी है कितना, इतना ऊर्जा है। तो इतना ऊर्जा बाहर से देना पड़ेगा। तो जो बाहर से देना पड़ा इसको हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा, और जितना ऊर्जा हमको चाहिए प्रतिफल में बदलने के लिए उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड ऊर्जा। तो थ्रेशोल्ड ऊर्जा बराबर हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा यहां से यहां तक और प्लस अभिकारक की ऊर्जा। तो किसी अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं की ऊर्जा तथा सक्रियण ऊर्जा के योग को थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं। किसी अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं के पास जो पहले से ऊर्जा होती है और जो बाहर से रिएक्शन कराने के लिए ऊर्जा दिया गया, दोनों के जोड़ को थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक के अणुओं को प्रतिफल में बदलने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे भी हम थ्रेशोल्ड ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान इतना है तो अर्धायुकाल ज्ञात करें। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के बराबर दिया है 0.005 पर मिनट, ठीक है। अर्धायुकाल, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अर्धायु हम जानते हैं 0.693 बाई के होता है, 0.693 बाई के होता है। तो रेट कांस्टेंट तो दिया है, ठीक है। तो हमसे पूछा अर्धायुकाल, तो अर्धायुकाल इक्वल टू होगा 0.693 और बाई के जगह पे 0.005। तो ये हो गया 693 बटा में 1000 और ये हो गया 5 और ऊपर में चला गया 1 पे 3 0, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 1 3 बार में 5 तिहाई 15, 4 बचा, 5 अठे 40, फिर 5 छके 30। तो कितना बार में कटेगा? 138.6 बार में। तो कितना हो गया अर्धायुकाल? 138.6 प्रति मिनट, 138.6, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का मान 10 मिनट, वेग स्थिरांक का मान ज्ञात करें। देखो प्रथम कोटि का है, 0 ऑर्डर रिएक्शन है, अर्धायुकाल दिया है टी हाफ दिया हुआ है 10 मिनट। वेग स्थिरांक रेट कांस्टेंट क्या होगा? तो हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 बाई के होता है, हमें के चाहिए 0.693 बाई टी हाफ हो जाएगा। तो 0.693 बटा टी हाफ का वैल्यू कितना दिया है? 10, तो बस भाग दे दो, 0.0693 हो जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, दिखाएं कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल प्रारंभिक सांद्रता से स्वतंत्र होता है। अभी आप देखो ना भाई, टी हाफ प्रथम कोटि के लिए कितना आया? 0.693 बाई के। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं 0.693 बाई के इंटू आर का पावर 0, यानी अभिकारक की सांद्रता 0 कर देंगे पावर, तो इसका मतलब 1 होगा। यानी प्रथम कोटि के लिए अर्धायुकाल का आर से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे अभिकारक की सांद्रता है नहीं है। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल अभिकारक के स्वतंत्र सांद्रता पे निर्भर नहीं करता है, ये फॉर्मूला से पता चल रहा है। देखो
प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 60 प्रति सेकंड है, तो प्रारंभिक सांद्रता के 75% रह जाने में कितना समय लगेगा? देख लो, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर में पूछा है, कोई बात नहीं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान 60 है, तो 75% रह जाने में कितना समय लगेगा? हम जानते हैं कि t बराबर होता है 2.303 बाई के लॉग आर इनिशियल बटा में आर फाइनल, यही ना, आर नोट बटा आर इनिशियल बटा आर फाइनल। तो t हमको चाहिए 2.303, के कितना है 60, रेट कांस्टेंट 60 है, तो 60 कर लिए, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन मान लेते हैं 100, तो फाइनल कंसंट्रेशन 75 रह जा रहा है, 75 रह जा रहा है, ठीक है। तो 2.303 बाई 60 लॉग, काटो 25 चौके 100, 25 से 3 बार में 4/3, तो log 4 माइनस log 3 हो जाएगा, ठीक है, log 4 माइनस log 3, क्यों? क्योंकि log a बाई बी इक्वल टू होता है log a माइनस बी, तो कर दिए। अब t इक्वल टू 2.303 बाई 60, log 4 का वैल्यू 0.60 और log 3 का वैल्यू 0.47 होता है, 0.47, तो लिख लो। अब उसके बाद घटा लो, घटाने के बाद सोल्व कर लो, t इक्वल टू सोल्व कर लो यहां पे, ठीक है। चलो ठोस के सतह पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब ठोस के सतह पर गैस के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, तो पहला है गैस की प्रकृति, दूसरा हो जाएगा ठोस की प्रकृति, ठोस की प्रकृति नेचर कैसा है, तीसरा ताप, चौथा दाब, ये सारा चीज का प्रभाव पड़ता है, ठीक है, तो ये बात है। नेक्स्ट, जब एक गैस किसी ठोस पर अधिशोषित होता है तो ऊष्मागतिकीय परिवर्तन को लिखें। देखो हम जानते हैं कि अधिशोषण जो है, अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, इग्जोथर्मिक, इग्जोथर्मिक है। तो इग्जोथर्मिक है तो डेल्टा एच क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। हम जानते हैं कि डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। दूसरी बात देखो कि स्वतः प्रक्रिया है, स्वतः कैसे होता है? स्वतः, तो स्वतः प्रक्रिया है तो डेल्टा जी भी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। तो दो चीज तो हो गया कि डेल्टा एच भी निगेटिव होना चाहिए और डेल्टा जी भी निगेटिव होना चाहिए। और जब ये दोनों निगेटिव होना चाहिए तो इन दोनों को निगेटिव रखने के लिए डेल्टा एस का मान भी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। तो यही है, चूंकि डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लिख देंगे और उसके बाद बताएंगे कि चूंकि अधिशोषण की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी है इसलिए डेल्टा एच निगेटिव होगा और स्वतः प्रक्रिया है तो डेल्टा जी क्या होगा? निगेटिव होगा। अब डेल्टा एच और डेल्टा जी निगेटिव है तो दोनों को निगेटिव करने के लिए डेल्टा एस का मान भी क्या होना चाहिए? निगेटिव होना चाहिए। तो ये बात है। भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण में मुख्य अंतर क्या है? देखो भौतिक अधिशोषण जो है, भौतिक अधिशोषण फिजियोजोर्प्शन, ए भौतिक अधिशोषण में कई सारे लेयर बन सकते हैं, कई सारे लेयर बन सकते हैं, बहुआण्विक परत बनता है। लेकिन रासायनिक अधिशोषण में एक ही गो परत बनता है, एक आणविक परत, ठीक है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि भौतिक अधिशोषण में बहुआण्विक परत, बहुआण्विक परत बनता है, ठीक है। फिजिकल का बात कर रहे हैं, फिजिकल का। और अगर रासायनिक अधिशोषण का बात करें तो एक आणविक परत बनता है, एक आणविक परत, ठीक है। पहला बात हो गया। दूसरा बात करेंगे, उत्क्रमणीय होता है। क्या होता है? भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। और ये क्या होता है भाई? अनुत्क्रमणीय होता है, अन्य उत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय होता है, ठीक है, ठीक है। तीसरा बात करते हैं कि इसका जो ऊष्मा होता है 20 से 40
किलोजूल पर मोल होता है, 20 से 40 किलोजूल। अब इसका जो ऊष्मा होता है एंथैल्पी 80 से 240 किलोजूल पर मोल होता है। ठीक है, भौतिक अधिशोषण कम ताप पे होता है, ये उच्च ताप पे होता है, उच्च ताप पे होता है। ठीक है, उच्च ताप पे होता है। तो ये सब अंतर आप याद रख सकते हो भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण से रिलेटेड। नेक्स्ट, अधिशोषण एवं अवशोषण में क्या अंतर है? देखो, अधिशोषण पृष्ठीय घटना है, पृष्ठीय घटना है। ठीक है, अवशोषण, अवशोषण जो है वो स्थूलीय घटना है, स्थूल घटना है, स्थूल में होने वाली घटना है, स्थूल घटना। इसमें सांद्रता जो है, सांद्रता सिर्फ सिर्फ पृष्ठ पर बढ़ता है, पृष्ठ पर बढ़ता है। और इसमें सांद्रता पृष्ठ के साथ साथ उसके आंतरिक भाग में भी बढ़ता है, क्योंकि जो पदार्थ है उसके आंतरिक भाग में भी प्रवेश कर जाता है। तो यह अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। समांगी एवं विसमांगी उत्प्रेरक का एक एक उदाहरण देखो, समांगी उत्प्रेरण क्या होता है? अभिकारक उत्प्रेरक और प्रतिफल एक ही फेज में होना चाहिए। जैसे C12 H22 O11 लिक्विड है, ठीक है, यहां पे H2O ले लिए लिक्विड, और यहां पे H2SO4 ले लिए लिक्विड, और ये बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये दोनों एक्वस होता है, जलीय। ठीक है, जलीय। तो हमारा सुक्रोज भी लिक्विड यानी अभिकारक भी लिक्विड और प्रतिफल भी लिक्विड, और जो उत्प्रेरक है वो भी लिक्विड, वो भी लिक्विड। तो इसको हम लोग बोलेंगे समांगी उत्प्रेरण। विसमांगी उत्प्रेरण N2 गैस प्लस 3H2 गैस और बना रहा है 2NH3 गैस। सब गैस है, लेकिन उत्प्रेरक क्या है? आयरन है। उत्प्रेरक आयरन है जो कि सॉलिड है। तो ये हो गया विसमांगी, ये हो गया समांगी, समांगी, और ये हो गया विसमांगी, विसमांगी। याद रखना, सॉरी गिर गया पेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लायोफिलिक एवं लायोफोबिक कोलाइड में अंतर, द्रव रागी और द्रव विरागी कोलाइड में अंतर बताएं। तो लायोफिलिक कोलाइड क्या होता है बताओ तो? लायोफिलिक कोलाइड में मतलब द्रव विलय और विलायक यानी परिक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच बहुत अधिक आकर्षण बल होता है, और द्रव विरागी में उतना ज्यादा आकर्षण बल नहीं होता है। ठीक है, द्रव रागी कोलाइड का श्यानता जो होगा, श्यानता चिपचिपाहट अधिक होगा, और द्रव विरागी कोलाइड का चिपचिपाहट कम होगा। द्रव रागी कोलाइड में लगभग आवेश जो होता है कणों पर नहीं होता है या कम होता है, लेकिन द्रव विरागी कोलाइड में बहुत अधिक आवेश पाया जाता है। तो इस तरह के अंतर आप लायोफिलिक और लायोफोबिक में लिख सकते हो। बहुत अच्छे से लिखवाया हुआ है नोट्स में, देख लेना एक बार। टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव के बारे में भी पढ़ाए हैं कि जब किसी कोलाइडी विलयन से प्रकाश पास करता है और प्रकाश के मार्ग के जब समानांतर देखा जाता है तो विलयन रंगीन दिखाई पड़ता है। ठीक है, विलयन रंगीन दिखाई पड़ता है, और इस घटना को हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं। पेप्टीकरण को परिभाषित करें। पेप्टीकरण, पेप्टीकरण क्या है? पेप्टीकरण है क्या, पहले ये बताओ। पेप्टीकरण जो है कोलाइड निर्माण की एक विधि है। ठीक है, जिसमें पेप्टीकारक होता है, पेप्टाइजिंग एजेंट, और उसकी मदद से कोलाइड का निर्माण किया जाता है। तो इस सब लैंग्वेज वाला टॉपिक है, आप खुद से भी पढ़ सकते हो। पेप्टीकरण कोलाइड के निर्माण की दो विधियों को लिखे तो संघनन विधि और परिक्षेपण विधि, संघनन विधि और परिक्षेपण विधि लिख सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये फिजिकल केमिस्ट्री का जो शॉर्ट एंसर टाइप क्वेश्चन था उसको हमने डिस्कस किया। ठीक है, अगर बच्चों वीडियो पसंद आया है, कुछ आपको सीखने को मिला है तो लाइक करो। ठीक है, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर दो। ठीक है, और सुनो, सॉलिड स्टेट से फिजिकल केमिस्ट्री से इतने ही सवाल पिछले 10 वर्षों में एग्जाम में पूछे गए थे। सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री, 5 चैप्टर हम लोग शॉर्ट एंड स्वीट टाइप निपटा दिए। ठीक है, चलो
ये तो प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन थे, इतने वे सवाल थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बोर्ड में सिर्फ इसी में से सवाल आएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले देखो इतना कर लेते हैं, फिजिकल का खत्म हो गया प्रीवियस ईयर, ऑर्गेनिक का खत्म कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक का खत्म कर लेते हैं। एक ऐसा वीडियो लेकर आएंगे जिसमें वैसे सवाल होंगे जो प्रीवियस ईयर में नहीं आए हैं बट उनके आने की संभावना है, तो उसके लिए भी एक वीडियो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऑर्गेनिक का क्वेश्चन लेकर, और कल हम लोग ऑर्गेनिक डिस्कस कर लेंगे जितने भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक, फिर उसके बाद जो नहीं क्वेश्चन आए हैं बोर्ड में और जिनको आने की संभावना है वो करेंगे, फिर दीर्घ उत्तरीय, फिर लास्ट में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, लास्ट में केवल ऑब्जेक्टिव करते रहेंगे और बीच बीच में जो टॉपिक आएगा उसका सब्जेक्टिव भी बताते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।